हेलो फ्रेंड्स, आई एम संतोष। वेलकम टू आई सूत्रा। दोस्तों, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेरी वेल। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का जो दोस्तों मोटिवेशनल कोट है ये काफ़ी शानदार है। इसमें बोला गया है, आई वॉन्ट टू बी रिमेंबर्ड एज द वन हु ट्राइड। मतलब मैं ये चाहता हूँ कि मुझे लोग याद रखें कि हाँ, मैंने ट्राई किया। दोस्तों, नॉर्मली अगर आप स्टूडेंट लाइफ में देखेंगे तो स्टूडेंट लाइफ में जो बच्चे कई बार अपने जो घर वाले होते हैं उनकी मर्ज़ी से पढ़ाई करते हैं, उनकी मर्ज़ी से जो वो सपने देखते हैं वो सपने पूरा करने की कोशिश करते हैं। इनफैक्ट कई बार बच्चे आप देखेंगे वो बनना चाहते हैं, लेट से कि कोई आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, कोई फोटोग्राफर बनना चाहता है, कोई ऑटोमेशन की फील्ड में जाता है, लेकिन माँ बाप चाहते हैं कि वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आईएएस बने, या फिर जो भी उनके फादर अपनी जो इच्छाएं होते हैं वो उन पे रखते हैं कि नहीं, मैं नहीं कर पाया ये काम तो मेरा बेटा करेगा। तो यही चीज़ इसमें बोली गई है। काफ़ी कुछ आप इसे रिलेट कर सकते हैं कि लाइफ में जो भी आप करना चाहते हैं उसको ज़रूर एक बार एटलीस्ट ट्राई ज़रूर करिए, क्योंकि जब आप बूढ़े हो जाएंगे, जब आपकी एज हो जाएगी ना, तब आपको इस चीज़ का रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि आपने ये चीज़ नहीं की या फिर आपने ये चीज़ ट्राई नहीं की। इनफैक्ट अगर आप ट्राई करेंगे ना तो आपको भी सेटिस्फैक्शन रहेगा, यार चलो ट्राई तो मैंने किया, नहीं हुआ तो वो अलग बात है, लेकिन ट्राई तो दिया। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं वो सोचते हैं कि यार आईएएस की प्रिपरेशन करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, बड़े बड़े सपने देखते हैं, लेकिन होता क्या है हकीकत में, वो इनफैक्ट सपने तो देखते हैं लेकिन उन सपनों को अचीव करने के लिए एक पहला कदम जो चाहिए होता है ना, कि सिलेबस देखें, उसके बाद प्रीवियस ईयर देखें, उसके बाद आगे, वो ही नहीं कर पाते। तो इसीलिए बोला जाता है कि रिग्रेट नहीं होना चाहिए। आपको अपनी लाइफ में जो भी आप सोचते हैं, चाहते हैं, करना चाहते हैं, वो ज़रूर अचीव करने के लिए ट्राई करिए। और आप ट्राई करेंगे तो डेफिनेटली यू विल अचीव योर ड्रीम्स। तो दोस्तों, यही मुझे आज बोलना था आपसे। मोटिवेशनल जो कोट मैं देता हूँ इसमें साथ ही अगर मैं आपको बताऊं तो आज ये लेक्चर थोड़ा सा लेट, थोड़ा सा क्या, इनफैक्ट मैं 11 बजे ये लेक्चर शूट कर रहा हूँ। काफ़ी ज़्यादा बिजी शेड्यूल था आज का, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि यार ज़्यादा कुछ, हालांकि संडे को एडिटोरियल्स आते नहीं हैं, लेकिन कुछ एक दो एडिटोरियल जो प्रीवियस रह गए थे हफ्ते के, तो उसी में से एक मैंने इंपॉर्टेंट एडिटोरियल आपके लिए छांटा है और वही मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। आई होप यू एंजॉय दिस टोटल लेक्चर। फिर यहाँ पे अगर आप देखेंगे टोटल इंडिया में जो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स हैं वो लगभग 47,64,786 केसेस पार हो चुके हैं। फिर नंबर ऑफ डेथ्स की अगर आप बात करेंगे तो 78,727 लोग कोरोना वायरस की वजह से इंडिया के अंदर अपनी जान गंवा चुके हैं। वर्ल्ड में अगर आप देखेंगे तो लगभग, सॉरी वर्ल्ड में बोल रहा हूँ, रिकवर्ड केसेस की अगर आप देखेंगे तो रिकवर्ड केसेस में लगभग 37,08,257 लोग कोरोना वायरस से पूरी तरीके रिकवर होकर घर जा चुके हैं। लगभग जो 10 लाख आप बोल सकते हैं कि आसपास जो है ये एक्टिव केसेस इंडिया के अंदर अभी भी अवेलेबल हैं। तो ये कहीं ना कहीं चिंता की बात है। आप अपना और अपने घर वालों की सेहत का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। अच्छे से टाइम टू टाइम सैनिटाइज करते रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखिए, कोई भी लापरवाही मत बरतिए, मास्क लगा के जाइए ज़रूर मार्केट में। थोड़ा सा गर्मी का सीज़न है, आपको प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन प्लीज़ आपसे ये हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज़ कोई भी असावधानी ना बरतें। यहाँ पे दोस्तों बात की जा रही है एग्रीकल्चर लेड रिवाइवल। ये देखिए, हमारे देश में जो किसान है ना, किसान पूरी मेहनत से, पूरी अपनी ताकत झोंक के उसने जो इस समय एग्रीकल्चर जो सेक्टर है उसको रिवाइव करने का जो काम किया है। आप सोचिए ना, एग्रीकल्चर सेक्टर ही आज की डेट में ऐसा सेक्टर एक बचा है जिसमें पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिल रही है। बाकी आप कोई भी सेक्टर उठा के देख लीजिए, कोर सेक्टर हो गया, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो गया, या फिर सर्विसेज हो गई, या फिर जो भी आप कोई भी एमएसएमई देख लीजिए, हर जगह आपको नेगेटिव ग्रोथ ही दिखेगी। नेगेटिव में सारी चीज़ें जाती हुई नजर आएंगी, एक्सेप्ट इन किसानों की मेहनत की वजह से हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर, जो कि आज की डेट में भी अच्छे से कहीं ना कहीं सर्वाइव कर रहा है और हमारे देश में एक पॉजिटिव रेट के साथ बढ़ रहा है। तो यही सब चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। इसमें अभी अगर आप देखेंगे कि अभी जो प्रीवियस कुछ सर्वे किए गए, उसमें बोला गया कि इकोनॉमिक जो रिवाइवल है वो काफ़ी ज़्यादा बेस्ड है हमारी इस समय एग्रीकल्चर इकोनॉमी में, एग्रीकल्चर सेक्टर में। जिस एग्रीकल्चर को सबसे ज़्यादा सरकार नज़रअंदाज करती थी, जिन किसानों की मौत पे सरकार सुनवाई नहीं करती थी, जिन किसानों के लोन पे सरकार ध्यान नहीं देती थी, जिन किसानों की सिंचाई के बारे
बारे में ध्यान नहीं देती थी। आज उसी एग्रीकल्चर सेक्टर ने इंडिया की इकोनॉमी को एक तरीके से रिवाइव करने का जो काम किया है वो कहीं ना कहीं बहुत ही शानदार है। अभी अगर आप देखेंगे हाल फिलहाल जो रबी की फसल हुई वीट की, उसमें लगभग 12.6% का एक राइज देखने को मिला, हायर देखने को मिला, मतलब ज़्यादा अच्छी ग्रोथ देखने को मिली। ये इंडिकेट करता है कि हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है काफ़ी ज़्यादा रेजिलिएंट है, लचीला है, जिससे कि कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर आगे ही निकल के जाएगा। हायर जो इस समय जो फूड इन्फ्लेशन है वो काफ़ी ज़्यादा बोला जा रहा है कि हाई फूड इन्फ्लेशन ड्यू टू सस्टेन डिमांड, मतलब जो अच्छी जो एक डिमांड थी उसकी वजह से लोकल लेवल पे ही ये जो डिमांड है ये बात करी जा रही है, इसकी वजह से देखने को मिला कि फूड शोज अ शिफ्ट इन टर्म्स ऑफ ट्रेड इन फेवर ऑफ एग्रीकल्चर। आपने देखा होगा लॉकडाउन के टाइम पे जो डिमांड थी ना वो लोकल लेवल पे ही थी। आप सोचिए कोई भी इंटर और इंट्रा स्टेट ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा था, जिस वजह से कोई भी गाड़ी एक जगह से दूसरी जगह, एक स्टेट से दूसरी स्टेट या एक डिस्ट्रिक्ट से इवन दूसरे डिस्ट्रिक्ट नहीं जा पा रही थी इजीली। तो उस समय जो लोकल डिमांड थी वही फुलफिल करते हुए काफ़ी ज़्यादा जो प्राइसेस है फूड के वो नीचे भी आ गए थे। पेरिशेबल आइटम्स अगर आप देखेंगे, टमाटर हो गया, धनिया मिर्चा, उसके बाद आप देखेंगे प्याज हो गया, आलू हो गया, ये सब चीज़ों के काफ़ी ज़्यादा जो नीचे आ गए थे, सस्ते हो गए, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक तरीके से मेंटेन रहे हैं। इनकी जो एक तरीके से जिस लेवल पे एक बोला जा रहा था कि बहुत ज़्यादा इसमें सस्ते हो जाएंगे, सड़ जाएंगे, तो ऐसा भी नहीं हुआ है। अभी आप देखेंगे जो खरीफ जो सोइंग सीज़न है 2021 का, इसमें बोला जा रहा है कि ये 14% अच्छा रहने वाला है 2019-21 के कंपैरिजन में, क्योंकि इस समय अच्छे, अब आप सोचिए ना जो बड़े बड़े जो व्यापारी थे, बड़े बड़े जो किसान थे, वो उनके पास माइग्रेंट लेबर नहीं है, तो अब उन्होंने स्विच किया है इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब इंडस्ट्रियलाइज्ड वे में कैसे फार्मिंग करी जाए, बड़ी बड़ी मशीनें के प्रोक्योर करी हैं, बड़े बड़े ट्रैक्टर, और जो है फर्टिलाइज़र सेल्स जो हैं इसमें इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। इंडिकेशन ये इससे पता चल रहा है कि आने वाले टाइम में जो इकोनॉमिक रिकवरी है वो कहीं ना कहीं अच्छी होती हुई नज़र आएगी। गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव है भारत आत्मनिर्भर भारत पैकेज, इसमें भी एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी ज़्यादा एक पॉजिटिविटी दिखाई गई है, और एग्रीकल्चर को बोला गया है कि इट इज़ अ इंजन ऑफ रिवाइवल। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार भी ये चीज़ समझ रही है कि कैसे एग्रीकल्चर सेक्टर को सही से अगर हम लेके ना चले तो हमारे देश की ही नहीं वर्ल्ड में जो हमारी डिपेंडेंसी है हमारे से, हमारे एग्रीकल्चर से, हमारे गेहूँ, हमारे चावल से, वो कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी भी ऑल्टर होगी। इसलिए सरकार ने काफ़ी ज़्यादा फोकस किया है हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर्स में। अगर आप देखेंगे रबी का जो प्रोक्योरमेंट हुआ, जिसे आप बेसिकली बोलते हैं लॉकडाउन के अंदर में बहुत ही ज़्यादा जो स्टेट गवर्नमेंट से, उन्होंने जो नॉर्दर्न स्टेट्स वाले थे उन्होंने जो प्रोक्योरमेंट थी वो उस पर कोई ख़ास फ़र्क नहीं देखने को मिला। जैसे नॉर्मल प्रोक्योरमेंट होता है वैसे ही प्रोक्योरमेंट देखने को मिला, और इनफैक्ट ज़्यादा सरकारी खरीद हुई, जिसे आप एमएसपी बोलते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जिसे आप बोलते हैं। लेकिन आप देखेंगे सिर्फ 13.5% जो पैडी जिसे आप राइस बोलते हैं, 16.2% वीट फार्मर जो है ये अपने जो फसल है इसको बेच पाए हैं एमएसपी पे। तो सोचिए 1700 रुपये अगर एमएसपी है, 1700 एमएसपी पे अगर एक किसान जो है वो सरकारी कोई खरीद होती है, सरकारी गल्ले गोदाम में अगर जाता है अपना जो जैसे कि गेहूं हो गया, चावल हो गया बेचने, तो इसे ये रेट मिलेगा। लेकिन वहीं अगर ये किसी लोकल लेवल पे बेचता है तो इसी के इसको 1600 रुपये मिलते हैं, 1550 रुपये तक मिलते हैं मजबूरी में। ये आप सोच लीजिए, ये जो 1700 रुपये इसे मिलते हैं ये तब मिलते हैं जब ये ट्रांसपोर्ट अपना करके लेके जाता है वहाँ तक जहाँ पे सरकारी खरीद हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये एक क्वेश्चन मार्क लगाते हैं हमारे जो पूरा एक सिस्टम है जिसमें सरकार ये चीज़ खरीदती है, और कहीं ना कहीं ये किसानों के लिए अब आने वाले टाइम में ये चीज़ों को एक सही लेवल पे करने की ज़रूरत है कि कैसे जो हमारे प्राइवेट ट्रेडर्स हैं वो भी जो है किसानों से जो प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं, किसानों से जो गेहूं चावल खरीद रहे हैं वो मिनिमम सेलिंग प्राइस पे ही खरीदें, जिससे कि किसान जो बेचारे इतनी मेहनत करते हैं वो अपना जो फसल है वो एटलीस्ट फसल में कुछ तो प्रॉफिट पाएँ। यही चीज़ बोली जा रही है। मार्केट, अगर आप मार्केट में देखेंगे जो क्रॉप्स अराइवल
वर सिग्निफिकेंटली लोअर देन द प्रीवियस ईयर। वो यही बोला जा रहा है कि जो इस साल जो क्रॉप्स थी अलग अलग जो आप बोलते हैं जिसे जायद क्रॉप्स वगैरह हो गई, ये काफ़ी ज़्यादा इसमें कमी देखने को मिली, सिग्निफिकेंटली लोअर अगर इसे कंपैरिजन करेंगे प्रीवियस ईयर से। इससे ये पता चलता है जो फार्मर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा उन्होंने सफ़र किया है मार्केट्स के अंदर ड्यू टू डिसरप्शन इन सप्लाई चेन्स। कई बार आपने देखा कि जो टमाटर सस्ते होने का कारण ये भी था कि जो लोकल जहाँ पे मान लीजिए कहीं पे टमाटर इजीली अवेलेबल है तो वहाँ तो बहुत सस्ता है टमाटर, लेकिन अगर कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे लोकल लेवल पे टमाटर प्रोड्यूस नहीं होता है तो आप सोचिए वहाँ पे तो टमाटर मिलेगा ही नहीं ना, और अगर मिलेगा भी तो काफ़ी ज़्यादा महंगा मिलेगा। और इनफैक्ट महंगा भी नहीं मिलेगा क्योंकि वहाँ पे जो लोकल लेवल का जो ट्रांसपोर्ट है वो चल ही नहीं रहा था। जो दूसरे दूसरे स्टेट से मंडियों से टमाटर प्याज आलू जो आता था वो भी नहीं आ पा रहा था, जिस वजह से आपने देखा कि काफ़ी ज़्यादा किसानों के टमाटर आलू प्याज उसके बाद ये सब जो सब्जियां थी वो सब सड़ गई, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा जो कंज्यूमर फूड था, जो कंज्यूमर फूड की डिमांड थी इनफैक्ट वो काफ़ी ज़्यादा घट गई और फार्मर्स जो है इससे बहुत ज़्यादा उनको लॉस हुआ और उनकी जो इनकम्स थी उस पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ा है। इन्फ्लेशन एंड प्राइसेस की अगर बात की जाए तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो इन्फ्लेशन है ये ज़्यादातर इट इज़ लार्जली ड्यू टू डिसरप्शंस इन सप्लाई चेन। मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो इन्फ्लेशन देखने को मिलती है ये ज़्यादातर सप्लाई चेन प्रॉपरली ना चलने की वजह से होती है। सप्लाई चेन बेसिकली क्या होता है, जैसे ये है यूपी, ये है आप यहाँ पे देखिए ये है आंध्र प्रदेश। अब मान लीजिए आंध्र प्रदेश से मिर्च यूपी में आनी है तो आंध्र प्रदेश से अगर कोई ट्रक यूपी में आएगा ही नहीं तो फिर आप सोचिए ना कि ये जो मिर्च है यहाँ पे जो ऑलरेडी यूपी में स्टोर्ड मिर्च है यही तो बिकेगी, यही मनमाने दाम पे बेची जाएगी, ब्लैक मार्केटिंग करी जाएगी और लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। वहीं अगर आंध्र प्रदेश में अगर आप देखेंगे यही चीज़ यूपी से जो आनी है वो भी नहीं आ पाएगी, जिस वजह से ये सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो जाती है। इसी सप्लाई चेन की बात की जा रही है, इस डिस्टर्ब होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिलता है। जो ट्रेडर मार्जिन्स हैं ये बढ़ जाते हैं, होलसेल प्राइस जो इंडेक्स है ये बोला गया है कि ये नेगेटिव में चली गई और इससे फार्मर की जो इनकम है काफ़ी ज़्यादा उसमें कमी देखी गई, ऐसा बोला जा रहा है इस एडिटोरियल में। फिर आप यहाँ पे देखिए देयर इज ऑल्सो अ स्ट्रॉन्ग एविडेंस दैट रूरल हाउस होल्ड्स रिड्यूस्ड फूड प्राइसेस ड्यू टू लॉकडाउन। जो रूरल आप देखेंगे जो बेसिकली गांव के क्षेत्रों के जो लोग हैं उनका जो फूड परचेस करते थे वो काफ़ी ज़्यादा उसमें कमी देखने को मिली। जैसे कि आप देखेंगे नॉर्मली जो किसान जैसे लोकल जो डिमांड होती है जैसे बिस्किट खरीद रहे हैं, नमकीन खरीद रहे हैं, जो लोकल घरेलू चीज़ें होती हैं वो जो खरीद रहे हैं उसमें जो कहीं ना कहीं उस डिमांड में कहीं ना कहीं कमी देखने को मिली। तो आप समझ सकते हैं कितना ह्यूज इम्पैक्ट पड़ा है। उसके बाद आप हायर खारिफ सोइंग की बात की जा रही है यहाँ पे। रबी जो है रबी की जो इनकम है वो इनकम्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गई लॉकडाउन के पीरियड में, क्योंकि जो बहुत सारे हाउस होल्ड्स थे उन्होंने जैसे आपने देखा जो माइग्रेंट लेबर्स थे वो सब जो वापस आए ना तो उन्होंने क्या किया, जो जिन खेतों में कोई खेती नहीं करता था, जो खेत बैरंग पड़े हुए थे उन खेतों में उन्होंने खेती करी और फिर उन्होंने वहाँ पे अपनी फसल उगाई। जब फसल उगा के अगर यही फसल उगा के उन्हें इसके उचित दाम मिलते तो उनकी लाइफ में कुछ इम्पैक्ट आता, लेकिन जब इस फसल का कोई उन्हें फ़ायदा नहीं मिला क्योंकि मार्केट में डिमांड ही नहीं थी तो इस वजह से उन्हें काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिला। जो बहुत सारे माइग्रेंट लेबर्स थे जो वही मैंने आपको बताया कि वापस आए, उन्होंने अनकल्टिवेटेड लैंड्स को कल्टिवेट किया और इससे क्या हुआ कि ये पता चलता है कि ये मतलब जो वापस किसान जो लोग आके माइग्रेंट्स जिन्होंने खेती करी, इससे पता चलता है कि रूरल जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा जो है तेज़ी से बढ़ा। और ये जो राइज़ है मनरेगा वाला, आप देखेंगे मनरेगा में काम करने वाले जो लोग हैं वो काफ़ी उनकी ज़्यादा लंबी अब कतार हो गई। सरकारी जो मनरेगा की जो स्कीम है वो नहीं लॉन्च कर पा रही है, नहीं उसमें पैसा दे पा रही है, जो काम लोग कर रहे हैं उनको पैसा नहीं दे पा रही। तो ये सब आप समझिए ना कि जो इकोनॉमी जब हमारी अच्छे से काम नहीं करती है तो पैसे का बहुत ज़्यादा क्रंच आता है। जब पैसे का क्रंच आता है तो कहीं ना कहीं ये सब खर्चे जो होते हैं, एक्स्ट्रा खर्चे, सिर्फ जहाँ ज़रूरत है वहीं पे सरकार खर्च करती है। और यही चीज़ आप ये इकोनॉमी ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ कि सरकारी पॉइंट ऑफ व्यू, आप अपने घर में ही देखिए। अगर कमाई मान लीजिए 1 लाख रुपए आपके घर में सैलरी है कि इनकम से
से टोटल जो इनकम है वो 1 लाख रुपए आ रही, अगर वही घट के 50,000 आने लगे तो आप सोचिए ना, घर में कितने सारे जो हफ्ते में 2 बार मटर पनीर खा रहे थे वो 15 दिन में 1 बार मटर पनीर हो सकता है खाएं, जो हफ्ते 10 दिन में चिकन खा रहे थे हो सकता है आप 1 बार खाएं, 1 बार खाएं 1 महीने में। तो ये सब जो अमूल चूल परिवर्तन है, मक्खन कम खाएं, घी कम खाएं, तो ये सब जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं डायरेक्ट इम्पैक्ट डालती हैं हमारी इकोनॉमी में। आप देखिए जो एग्रीकल्चर, जो हमारे जो इनकम, हमारे जो जीवीए उसका कंट्रीब्यूशन है ग्रॉस वैल्यू एडेड में सिर्फ और सिर्फ 15% का कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। और अगर एग्रीकल्चर 4% के रेट से ग्रो भी करता है तो वो सिर्फ और सिर्फ 0.6% पॉइंट्स ही कंट्रीब्यूट करेगा जीवीए ग्रोथ में। तो आप समझ सकते हैं कि एग्रीकल्चर में कितने बड़े पैमाने पे इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। किसानों के जो बोला जा रहा है कि इनकम डबल करनी है, तो इनकम डबल करने के लिए आपको वो काम भी करना पड़ेगा। वैसे उस तरीके से आपको एक होलिस्टिक अप्रोच लेके चलनी पड़ेगी, कॉम्प्रिहेंसिवली सोचना पड़ेगा किसानों के लिए, उनकी पॉलिसी कि कैसे उनके लिए काम किया जाए। लेकिन आप देखेंगे देयर इज़ अ पोटेंशियल टू राइज इन डिमांड फ्रॉम हायर रबी प्रोक्योरमेंट, हायर खरीफ सोइंग एंड फ्लो ऑफ चीप क्रेडिट। अगर आप किसानों को सस्ते दर पर ब्याज देते हैं, सस्ते दर पर पैसा देते हैं, तो इसकी वजह से आपको जो है परचेज जो है वो बढ़ती हुई नज़र आएगी ट्रैक्टर्स की, उसके बाद फर्टिलाइज़र्स की। ज़्यादा ट्रैक्टर्स खरीदे जाएंगे, ज़्यादा अच्छी खेती होगी, ज़्यादा अच्छी खेती होगी, ज़्यादा बड़े एरिया में खेती होगी, ज़्यादा फर्टिलाइज़र खरीदा जाएगा। तो कुल मिला के सारी बात है यहाँ पे डिमांड जनरेट करने की। और डिमांड जनरेट जो रुकी हुई है डिमांड हमारे देश में, वो जनरेट कैसे होगी? जब आप लोगों के हाथ में पैसा देंगे। आप सोचिए गरीब के हाथ में अगर पैसा आएगा तो वो पार्ले जी का बिस्किट खरीदेगा। जब पार्ले जी की बिस्किट में डिमांड आएगी तो जो कंपनी पार्ले जी बिस्किट बना रही है वो ज़्यादा गेहूं खरीदेगी, साथ में ज़्यादा शक्कर भी खरीदेगी। ज़्यादा शक्कर खरीदेगी तो उसे ज़्यादा बिजली की भी खपत होगी, ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो फिर हमारी इकॉनमी फिर से रिवाइव करेगी। एक छोटा सा एग्जांपल मैंने आपको दिया, आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे कि काउंटर एक्टिंग जो टेंडेंसीज हैं गांव वाले क्षेत्रों में, वहाँ पे जो लोअर क्रॉप प्राइसेस हैं, लोअर मार्केट अराइवल्स हैं, हाई जो अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है, ये सब जो है दिस वुड ओवरवेल्म दीज ग्रीन शूट्स। तो ये सब चीज़ें बोली जा रही हैं। आत्मनिर्भर भारत पैकेज के बारे में अगर मैं बताऊं आपको, तो आत्मनिर्भर भारत पैकेज के बारे में बेसिकली 5 पिलर्स पे काम करता है। वो मैंने आपको कुछ पिछले लेक्चर में समझाया भी, आप जाके फिर से रिवाइज कर सकते हैं। टोटल जो फ्रेश स्पेंडिंग है एग्रीकल्चर पे, बोला जा रहा है कि इसमें बोला जा रहा है कि ये लेस देन 5,000 करोड़ है, और रेस्ट आर स्कीम्स ऑलरेडी इंक्लूडेड इन पास्ट बजट्स। जो पैकेज है वो फेल हो गया है कि वो जो फार्मर्स है उनको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कराए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो योजना लाई गई पीएम मोदी के द्वारा, उसमें इंस्टेड ऑफ फ्रंट लोडिंग द इंस्टॉलमेंट्स, मतलब जो इंस्टॉलमेंट्स हैं उनको कहीं ना कहीं आपने उसको माफ़ ना करके गवर्नमेंट को चाहिए था कि वो जो पेमेंट्स हैं वो अब जो 6,000 रुपये, आप सोचिए 6,000 रुपये 1 साल का, यानी कि 500 रुपये महीना जो आप दे रहे हैं, क्या ही होता है 500 रुपये का? 500 रुपये का तो आप सोचिए ना, हर महीने अगर किसी गरीब आदमी को आप देंगे तो उससे उसकी ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन या 4-5 दिन की रोटी चलेगी, वो बहुत ज़्यादा बचा के चलेगा तब। तो 500 रुपये में आपको क्या ही, कम से कम 1,000 रुपये प्रति माह प्रति महीने मिलना ही चाहिए किसानों को। तो ये जो है ये डबल करने से कहीं ना कहीं डिमांड पे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता, लेकिन अभी ये सरकार नहीं समझ रही है। हो सकता है कि और भी कई इश्यूज़ हो सकते हैं कि सरकार के अपने रीजंस हो सकते हैं जस्टिफाई करने के लिए, लेकिन अगर आप इकोनॉमी को रिवाइव करना चाहते हैं तो एक चीज़ मैं जो बार बार बोल रहा हूँ कि लोगों को हाथ में पैसा होगा तभी डिमांड जो है जनरेट होगी, और तभी हमारी जो इकोनॉमी का चक्का है वो चलता हुआ नजर आएगा। उसके बाद इंस्टेड ऑफ मार्जिनली रेजिंग जो एमएसपी है, कि उसको जो मिनिमम जो सपोर्ट प्राइस है इसको थोड़ा सा बढ़ाने के जरिए खरीफ क्रॉप्स के लिए जो सरकार ने किया, वो लगभग बोला जा रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा बढ़ा सकते थे, लगभग 150% के आसपास कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है ये बढ़ा सकते थे। इंस्टेड ऑफ मोरेटोरियम, मतलब जो मोरेटोरियम मतलब एक तरीके से जो आप किसी को बोलते हैं कि ना कि भाई आपको मान लीजिए 15 तारीख को किस्त देनी है, आप बोल दीजिए कि भाई 15 जनवरी को एक किस्त देनी थी, अब आप ये दीजिएगा 6 महीने बाद।
मतलब 15 अगस्त के आसपास ये किस्त आप दीजिएगा। तो ये जो एक तरीके से आपने उनको बस छूट दे दी कि भाई अभी मत दो, बाद में पूरा हम ब्याज सहित वसूलेंगे। तो इसकी जगह सरकार को चाहिए था कि सरकार वेव ऑफ कर देती जो लोन्स हैं किसानों के 19-20 के लिए। इससे कहीं ना कहीं वो एक रिलीफ महसूस करते, उनका जो स्ट्रेस है वो कम होता। उसके बाद जो लोन बेस्ड स्कीम्स है जैसे कि एनिमल हस्बेंड्री, जो बहुत सारे जो लोग भैंस गाय और मुर्गी वगैरह सूअर वगैरह का जो ये सब काम करते हैं, पालन करते हैं, उसको काफ़ी ज़्यादा रिवाइव करा जा सकता था। पैकेज उनके लिए अनाउंस कर सकते थे कि क्राइसिस रिडन जो पोल्ट्री और मीट सेक्टर से, इनके लिए आप प्रॉपर स्कीम्स इंप्लीमेंट कर सकते थे। साथ में अगर आप देखेंगे जो लोन्स जो हैं, जो लोन बेस्ड स्कीम्स हैं जो कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डेयरी में सपोर्ट करती हैं, गवर्नमेंट को चाहिए था कि इसको डायरेक्ट फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाए। स्मॉल मिल्क प्रोड्यूसर्स को, जो छोटे जो किसान हैं जो दूध बांटते हैं, उनको फ़ायदा पहुंचाए जाने की बात की जा रही है। वे फॉरवर्ड अगर देखें गवर्नमेंट की जो स्ट्रैटेजी है वो होनी चाहिए ये कि वो ग्रोथ जो है वो बढ़ाए बाय इन्वेस्टिंग इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में जितना ज़्यादा सरकार इन्वेस्ट करेगी उतना ही बढ़िया हमें कल को आउटपुट देखने को मिलेगा। रूरल एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाए, मनरेगा में ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करे। लेकिन अगर आप देखेंगे सच एन अप्रोच वुड फेल एंड ऑल्सो बी काउंटर प्रोडक्टिव। आप ये बोल सकते हैं कि ऐसी जो अप्रोच है फेल भी हो सकती है लेकिन काउंटर प्रोडक्टिव भी हो सकती है। मतलब इसके बहुत एक ज़्यादा फ़ायदे भी देखने को मिल सकते हैं। फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन इसके अच्छे रिवॉर्ड्स, अच्छे आपको आने वाले टाइम में, लॉन्ग टाइम अगर आप सोचेंगे लॉन्ग टाइम इकोनॉमिक रिवाइवल के बारे में, तो इससे अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। रूरल इनकम जो है वो रिमेन डिप्रेस्ड एंड पुश द इकोनॉमी फर्दर इनटू विशियस साइकिल ऑफ पुअर डिमांड, लो प्राइसेस एंड लो ग्रोथ। जो रूरल इनकम्स है, जो गांव के क्षेत्रों के जो लोग हैं, उनकी जो इनकम से काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी है, क्योंकि जो उनकी कमाई का जरिया था शहरों में जाके जो काम करते थे वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गया। तो उसको रिवाइव करने के लिए उनको लोकल लेवल पे जॉब प्रोवाइड करना, लोकल लेवल पे स्टार्टअप देना, लोकल लेवल पे लोन इजीली प्रोवाइड करना, ये सब करके आप उनको कहीं ना कहीं भरोसा जीत सकते हैं और उनको एक बेहतर फ्यूचर दे सकते हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो डिस्कार्ड करे अपना रोल, जैसे कि सरकार देखेंगे जो पैसिव ऑब्जर्वर एंड डिसाइसिवली इंटरवीन इन रूरल इंडिया विद सब्सटेंशियल फिजिकल स्टिमुलस। सरकार को चाहिए कि वो जो अपना एक तरीके जो इंटरफेरेंस कुछ ज़्यादा ही है रूरल हमारी इकोनॉमी में, उस इंटरफेरेंस को कम करके एक पार्शियलिटी और ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करें और किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा, और जो माइग्रेंट लेबर्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाए जिससे कि उनका भला हो सके। तो ये था दोस्तों आज का टोटल लेक्चर। आई होप यू लाइक दिस। दोस्तों आज काफ़ी ज़्यादा मैं थका हुआ हूँ, फिर भी मैंने आप लोगों के लिए लेक्चर बनाया। तो प्लीज़ अगर आपको ये मेरा इनिशिएटिव पसंद आए, मैंने अभी तक इतने दिन हो गए लेक्चर बनाते हुए कोई भी दिन लेक्चर मिस नहीं किया है, और यही रीज़न था कि आज मैं 11 बजे भी शूट करके लेक्चर आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो कमेंट करना मत भूलिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेलीग्राम से जाके PDF डाउनलोड करिए आय सूत्रा चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ सपोर्ट करिए। थैंक यू गाइस, जय हिंद।